यस, तो इससे पहले हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इम्पॉर्टेंट है, तो दैट इज़ वाई हम आज ही इसको करते हैं। उसके बाद आप समझ पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फर्स्ट हम करें प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप सिर्फ उसी का ही इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जिसके नुकसान होने से आपको भी नुकसान होता है, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन जिसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। अगर मुझे इंश्योरेंस कराना है तो मैं अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का इंश्योरेंस करा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी स्ट्रेंजर का इंश्योरेंस नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने नेबर का इंश्योरेंस नहीं करा सकती, मैं अपने नेबर की कार का इंश्योरेंस नहीं करा सकती हूँ, मैं अपनी कार का इंश्योरेंस करवा सकती हूँ। मतलब ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि आप सिर्फ उसी चीज़ को इंश्योरेंस करा सकते हैं जो कि आपसे कनेक्टेड है और जिसके नुकसान होने पर आप पे भी फ़र्क पड़ता है। मतलब आप किसी और पर्सन का इंश्योरेंस या किसी और चीज़ का जो आपसे बिलोंग नहीं करते हैं, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को हम कंपनसेशन की तरह भी याद रख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, दिमाग में रखेंगे कंपनसेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि इंश्योरेंस कोई आपके प्रॉफिट कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, सोर्स नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट कमा सकते हैं या कमाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस एक्चुअली में आपको कंपनसेट करने का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब इंश्योरेंस आपको वापस उसी कंडीशन में लाने का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप लॉस से पहले थे। सपोज मेरे पास एक गोडाउन है, गोडाउन में मेरे पास गुड्स हैं और गुड्स 20,000 की हैं। मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है अपने गुड्स का कि अगर लॉस हो जाती हैं तो मुझे फिर कंपनसेशन मिलेगा। और एट दैट टाइम फायर ब्रेकआउट होती है, फायर की उससे ही मैंने इंश्योरेंस कराया था। फायर ब्रेकआउट होती है, मेरे गुड्स लॉस जल जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे डैमेज हो जाते हैं, तो जितने की गुड्स मेरे डैमेज होंगे मुझे सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे। सपोज 10,000 की गुड्स डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू फायर, तो एट दैट टाइम मेरे को सिर्फ 10,000 का ही कंपनसेशन मिलेगा। मतलब अब मैं उनसे नहीं कह सकती कि मैं 20,000 बिकॉज मैंने 20,000 का इंश्योरेंस करवाया है। इसका मतलब वो 10,000 जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं वापसी उसी कंडीशन में आ जाऊंगी जो कि मेरे गोडाउन में फायर ब्रेकआउट होने से पहले मैं थी, राइट। तभी मेरे पास 20,000 की गुड्स थी, मेरे पास 20,000 की थी। और अब भी जब मेरे को कंपनसेशन मिल जाएगा 10,000 का मेरे पास गुड्स है, 10,000 का कंपनसेशन मिल जाएगा, तो फिर से मेरे पास 20,000। मतलब ये कि आप कभी भी इंश्योरेंस को एक फ़ायदा कमाने का सोर्स नहीं समझेंगे, बल्कि आपको ये क्या करता है, कंपनसेट करता है आपको। इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इसलिए तो कहते हैं क्योंकि आपको कंपनसेट कर रहा है, आपके लॉस को कंपनसेट करता है, सिर्फ लॉस को कंपनसेट करता है और आपको वापस उसी पोजीशन में ले आएगा जिस पोजीशन में आप इस लॉस के होने से पहले थे, राइट। स्कूटी है, सपोज स्कूटी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या हो जाता है, स्कूटी का डैमेज हो जाती है स्कूटी, तो एट दैट टाइम तो जितना डैमेज हुआ, मुझे जब मैंने स्कूटी का इंश्योरेंस करवा रखा था, जितना डैमेज हुआ उतना मुझे पैसा मिल जाएगा। ये नहीं मुझे पूरी स्कूटी का पैसा मिलेगा, जितना डैमेज रहेगा उतना मुझे पैसा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे वापसी उसी पोजीशन में ले आएगा कंपनसेट करके इंश्योरेंस जिस पोजीशन में मैं पहले थी, राइट। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मैंने अपने हाउस का 3 जगह से इंश्योरेंस करा रखा है। एक तो ए कंपनी है, वहाँ से मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, देन बी कंपनी से भी इंश्योरेंस करा रखा है और सी कंपनी से भी इंश्योरेंस करा रखा है। जो मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, मैंने अपने हाउस का वहाँ पे 20,000 का इससे करवा रखा है, 30,000 का ये इंश्योरेंस है एंड 40,000 का ये इंश्योरेंस है, राइट। अब क्या होता है, मेरा जो हाउस है वो एक्चुअली 10,000 रुपीज़ का है या फिर कुछ भी 20,000 का, जो भी आप मान लीजिए। अब क्या होता है, मैंने तो 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है। मैंने जो इंश्योरेंस करा रखा है वो इसी का करा रखा है कि अगर मान लो सपोज फायर ब्रेक आउट हो जाएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, राइट। मैंने ये इंश्योरेंस करा रखा है। अब क्या होता है, फायर ब्रेक आउट हो जाती है और फिर उसके बाद मेरा जो घर है वो डैमेज हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एट दैट टाइम अगर मैं अब मेरा जो घर था वो सपोज़ 15,000 का था या 10,000 का, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने 3 कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है तो ये मुझे 20 देंगे, ये मुझे 30 देंगे, ये मुझे 40 देंगे। नो, ये ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे तो मेरे पास तो बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, दैट इज़ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90,000। मेरा घर तो 20,000 का, जो मेरे को नुकसान हो तो 20,000 या 10,000, 15,000 जो भी माने आप, तो मेरा नुकसान तो कम का हुआ। चाहे मैंने इंश्योरेंस 3 या 4 कंपनी से करा रखा है तो चारों कंपनी मिलकर मुझे पैसे सारे नहीं देने वाले हैं कि ये भी मुझे इतना दे, ये भी इतना दे, ये भी इतना दे। नो, ये लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को ही फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही तो कहता था कि ये प्रॉफिट का कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको कोई ये सारे दे के मेरे को 90,000 रुपीज़ मिल जाएंगे तो मेरे को तो फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर हम इस कॉन्ट्रैक्ट इसको भी हम लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अगर मेरा सपोज 15,000 का हाउस था और मेरे को 15,000 का लॉस हुआ तो ये लोग मुझे 2:3:4 के रेशो में 2:3:4 की रेशो में मुझे अमाउंट पेमेंट करेंगे। मतलब एक कंपनी मुझे कितना पेमेंट करने वाली है, 15,000 × 2/9, जितना भी अमाउंट आएगा, राइट। और इसी तरह मुझे नेक्स्ट कौन 15,000 × 3/9, 15,000 × 4/9, मतलब तीनों लोग मुझे 15,000 का पेमेंट करेंगे, मिल के करेंगे। और वह कैसे करेंगे, अपने रेशो में कर देंगे। मतलब तीनों मिलके कुल मिला के मुझे 15,000 ही देंगे क्योंकि मेरा लॉस तो 15,000 का हुआ है। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। या इन शॉर्ट मैं यही कह सकती हूँ, अगर एक इंश्योर्ड ज़्यादा कंपनी ज़्यादा लोगों से अपना इंश्योरेंस करवाता है तो एट दैट टाइम सभी से वो इंश्योरेंस मनी गेट करने का राइट नहीं रखता है। उसको कुल मिला के उतना ही मनी गेट होगा जो कि उसको कंपनसेट करे। ऐसे में अगर डिफरेंट लोगों से उसने इंश्योरेंस कराया है तो वो सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वो उसको उतना ही कंपनसेट करेंगे। क्लियर, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारे 2-3 रह गए हैं प्रिंसिपल्स, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अननेसेसरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे करते करते। तो ऐसा करते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। इसके साथ साथ हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी लेते हैं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे, जैसे ये चैप्टर ओवर होगा तो हम कोशिश करेंगे कुछ MCQs भी आपके लिए, डिफरेंट MCQs लेकर आएँ और साथ में। बट केस स्टडी का इस टाइम ये रह रहा है कि स्कूल्स में केस स्टडी तो नहीं आ रही हैं, MCQs पे ज़्यादा ही इंसिस्टेंस है कि MCQs आने चाहिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जब ये इंश्योरेंस ख़त्म होगा, चैप्टर ख़त्म होगा, तो हम लोग MCQs लेके आएंगे वेरियस चैप्टर्स के, राइट। तो अभी आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रिंसिपल ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को हम ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस, क्लास 11th वी हैव स्टार्टेड इंश्योरेंस। टॉपिक इंश्योरेंस हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर हम कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज। बैंकिंग किया हमने, अच्छी तरह से पढ़ा। फिर हमने इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिया, लास्ट टॉपिक है आपका। और देन हमने प्रिंसिपल्स भी स्टार्ट कर दिए थे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। देन वी हैव स्टार्टेड द इंश्योरेंस प्रिंसिपल, राइट। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को एक दूसरे को हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए रिगार्डिंग द इंश्योरेंस, राइट। कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये कहता है कि केवल आप उसी चीज़ का या उसी पर्सन का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है। आप किसी स्ट्रेंजर या किसी और की चीज़ का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते।
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि आपको सिर्फ वही उतना ही कंपनसेट किया जाएगा, या आपको प्रिंसिपल इंडेमनिटी ये कहता है कि आपको उतना ही कंपनसेट किया जाएगा जितना आपका लॉस हुआ है। मीन्स इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस आपको वापस उसी पोजीशन में लेकर आता है जो कि आप लॉस होने से पहले थे। देन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता था कि आपके अगर आपने डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट पर्सन से अपना इंश्योरेंस करा रखा है, तो एट दैट टाइम वो सारी इंश्योरेंस कंपनी सब उतना ही पैसा देंगी मिलाकर कंट्रीब्यूट करके जितना कि आपका लॉस हुआ है, उससे ज़्यादा वो आपको कंपनसेट नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लागू हो जाता है। देन कम टू नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है कि आपको जब भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें मेंशन हो या ना हो, बट ये चीज़ एक अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी लॉस होता है तो आपको एक तरह से रेशनल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए, या फिर एक ऐसे पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए कि अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होता तो आप क्या करते। एक सिंपल एग्जांपल की तरह ही हम समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक गोडाउन का, फिर से हम समझते हैं कि फायर इंश्योरेंस करवा रखा था गोडाउन का। एट दैट टाइम वो जो पर्सन ने गोडाउन का फायर इंश्योरेंस करा रखा था, उसके सामने ही गोडाउन जलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करके नहीं बैठना चाहिए कि ये इसका तो इंश्योरेंस है, पैसा तो मुझे मिल ही जाना है और लॉस होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पर्सन को कोशिश करनी चाहिए कि वो लॉस को किस तरह से कम कर सके। तो एक रेशनल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए आपको, ये प्रिंसिपल बताता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए जैसे कि इंश्योरेंस आपने करवा ही नहीं रखा हो। अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा होता तो आप कैसा बिहेव करते हैं, आप वो पर्सन कैसा बिहेव करता है, वो फटाफट जाता और कोशिश करता कि वो फायर को क्या कर दे, बुझा दे, फायर ख़त्म कर दे, कम करने की कोशिश करता। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको ऐसा ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, और कोशिश करनी चाहिए कि लॉस को कम से कम करा जाए, कैसे कैसे लॉस को हम और कम कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, राइट। देन नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, क्योंकि हम वेरियस कंडीशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब आपको पता चल गया कि एक्चुअली में इंश्योरेंस किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि अगर आप एक पहले एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू आप बहुत चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सपोज़ किसी पर्सन का लॉस हो गया, उसने इंश्योरेंस करवा रखा था। सपोज़ मेरी स्कूटी है और स्कूटी डैमेज हो गई, मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था पूरी स्कूटी का, मुझे पूरी स्कूटी के पैसे मिल जाते हैं। तो एट दैट टाइम मेरी स्कूटी, चाहे वो कबाड़ है, चाहे वो स्क्रैप है, चाहे वो बिल्कुल ही डैमेज्ड है, लेकिन मेरी स्कूटी पर मेरा कोई भी राइट नहीं रहेगा। एट दैट टाइम वो सारा राइट किसका हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी वालों का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कबाड़ भी मेरे पास रहेगा और मैं उसको बेच के पैसे ले लूँगी। नो, इफ़ आई गेट द होल मनी, मेरे को पैसे मिल गए हैं सारे स्कूटी के, तो एट दैट टाइम तो जिस चीज़ का इंश्योरेंस हुआ उसका सारा का सारा राइट किसको शिफ्ट हो जाएगा, उस इंश्योरेंस कंपनी को शिफ्ट हो जाएगा जिसने आपको कंपनसेट किया है। आपका उस चीज़ पर कोई भी राइट नहीं रहेगा आफ्टर गेटिंग योर कंपनसेशन, जैसे ही आपको पैसे मिल जाते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, इंश्योरेंस कंपनी का, वो चाहे उसका कुछ भी करे, ठीक है, वो उसी का ही मैटर है क्या करता है वो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Then last is principle of causa proxima. प्रिंसिपल ऑफ कॉसा प्रॉक्सिमा ये कहता है कि कोई भी लॉस होता है तो ज़रूरी है कि कंपनसेशन तभी मिलेगा जब ज़रूरी है कि वो लॉस उसी वजह से हुआ हो जिसका कि इंश्योरेंस करवाया हो।
इसका मैं एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं, अगर सपोज़ मैंने फायर इंश्योरेंस कराया लेकिन मेरे जो लॉस हो गया वो वाटर की वजह से हो गया, तो ऐसे टाइम पर मुझे, चाहे मेरी चीज़ें डैमेज हो गई हैं, लेकिन मुझे इंश्योरेंस का एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो कॉज था वो नियरेस्ट कॉज नहीं था। पानी से लॉस हो गया, और कहाँ मैंने आग का इंश्योरेंस करा रखा था। तो जब भी लॉस हो तो उसका रीज़न भी वही होना चाहिए, उसका कॉज भी वही होना चाहिए, या उसका नियरेस्ट कॉज हो तो भी चलता है, तभी वो इंश्योरेंस का मनी आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, जब आपका सी वाटर में आपका सामान शिप के थ्रू इधर से उधर जाता है तो लोग मरीन इंश्योरेंस करवाते हैं अपने गुड्स का। तो अब एक पर्सन ने क्या किया, मरीन इंश्योरेंस लिया कि उसके गुड्स जा रही थी शिप से एक जगह से दूसरी जगह, कि उसने ये इंश्योरेंस करवाया कि अगर पानी से मेरी चीज़ों का कोई लॉस होता है तो एट दैट टाइम मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, कंपनसेट करेगी। उसने इंश्योरेंस करवा दिया। अब क्या होता है, जब ट्रांजिट में होता है, जब शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो उसके गुड्स को रैट स्पॉइल कर देते हैं, रैट ख़राब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उसका सारा सामान डैमेज हो जाता है। एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है, डिनाई कर सकती है टू पे द अमाउंट, बिकॉज द रीज़न वॉज नॉट नियरेस्ट द कॉज ऑफ द इंश्योरेंस। जो जिस चीज़ से इंश्योरेंस करवाया था, वाटर की वजह से कराया था, लेकिन यहाँ तो रैट्स ने स्पॉइल किया है। ऐसे टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करे, क्योंकि नुकसान की जो मेन कॉज था वो नहीं था जिसकी वजह से इंश्योरेंस करवाया गया था। तो ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है कंपनसेट करने का। या फिर मैं एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज यही एग्जांपल में देखते हैं, वही रैट क्या करते हैं, वो वैसे तो इम्पॉसिबल है पर एक एग्जांपल के थ्रू वो रेट क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं इन द शिप में होल हो जाता है, और बिकॉज वो होल हो गया जिसकी वजह से शिप में पानी भर जाता है और गुड्स डैमेज हो जाते हैं। तो क्या अब इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सकती है? नो, इंश्योरेंस कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि जो लॉस हुआ वो पानी की वजह से ही हुआ। चाहे वो पानी किसी भी रीज़न से गया अंदर, लेकिन लॉस की जो मेन वजह थी वो तो पानी ही थी ना। तो वही इंश्योरेंस करवा रखा था, तो नियरेस्ट कॉज भी हो गया तो भी चलता है। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करना ही पड़ेगा इंश्योर्ड को, क्योंकि उसका जो लॉस होने का कॉज था वो बिल्कुल ही नियरेस्ट था, या फिर वही कॉज था जिसकी वजह से उसने इंश्योरेंस करवाया था। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कोस्टा प्रॉक्सिमा, राइट। तो अब हमने ये सारे इंश्योरेंस के हमने प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं। ध्यान रखिए बेटा, केस स्टडी हमेशा आती है इसमें से प्रिंसिपल, और यही प्रिंसिपल्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, राइट। पूरे इंश्योरेंस टॉपिक में, या फिर मैं ये कहूँ कि पूरे इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स। इस साल तो पैंडेमिक है, तो दैट इज़ वाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, तो केस स्टडीज़ का नहीं कह सकते, लेकिन नेक्स्ट ईयर या फिर से नेक्स्ट ईयर तो केस स्टडीज़ तो मिलेंगे ही आपको बिजनेस स्टडी में। तो एट दैट टाइम ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पढ़ के जाइए इसको। ईजीएस्ट है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करेंगे, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो अच्छा भी लगता है इसको पढ़ना, राइट। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आप लिख सकते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस के जो हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड इज फायर इंश्योरेंस, third is marine insurance, and fourth is health insurance. तो हम लोग ये 4 टाइप के इंश्योरेंस पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इंश्योरेंस, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके एलिमेंट्स कल की वीडियो में पढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस बेटा हम सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। जो एक पर्सन अपनी लाइफ को इंश्योर्ड कराता है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है जो इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसके पास 2 चीज़ें होती हैं।
देखो 2 चीज़ें हम लोगों को याद करनी है। सपोज़ मैं अपना इंश्योरेंस करवाती हूँ, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाती हूँ, तो क्या होता है कि मेरे को एक प्रीमियम भरना पड़ता है। जितना भी इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम लोग वो प्रीमियम भरते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड तक मैंने इंश्योरेंस करवाया, 60 ईयर्स तक का इंश्योरेंस करवाया, तो एट दैट टाइम अगर मैं सर्वाइव करती हूँ, अगर मैं रही, एग्जिस्ट करती रही, जीवित रही, तो मैंने सर्वाइव किया, तो एट दैट टाइम वो इंश्योरेंस का पूरा पैसा मुझे ही मिल जाएगा। और अगर सपोज़ मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगी तब तक, उससे पहले ही मैं सर्वाइव नहीं कर रही हूँ, तो एट दैट टाइम वो सारा पैसा मेरी फैमिली को मिल जाएगा। तो मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें सेफ्टी की भी है गारंटी और इन्वेस्टमेंट की भी गारंटी है कि यस, अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी आपके पैसे से, लेकिन अगर आप एग्जिस्ट कर गए, आप सर्वाइव करके, तो वो सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब जो मैंने सेव किया था वो एक तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट ही हो गई, और मुझे वो सारा पैसा एट द टाइम ऑफ एज, जब वो कंप्लीट होगी, मैच्योर होगी मेरी पॉलिसी, उस टाइम मुझे सारा पैसा भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। एक क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, लाइफ इंश्योरेंस इज़ बोथ एज एन इन्वेस्टमेंट, हम इसको देखते हैं, और साथ में हम इसको एज अ सेफ्टी मेजर भी देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। कैसे, हाउ? तो आप उसमें ये लिखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी हमें प्रोवाइड करती है। अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है, एट दैट टाइम उसकी फैमिली मेम्बर्स को सारा पैसा मिल जाता है, तो उसकी फैमिली को सेफ्टी प्रदान करती है। और अगर पर्सन वो एग्जिस्ट करता है जब तक कि मैच्योर हो जाती है उसकी पॉलिसी, जब पैसे मिलने का टाइम है वो आ रहा है और वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सारा का सारा पैसा उसको मिल जाता है। तो एक तरह से उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी हो गई, जो इतने टाइम तक सेविंग की एज अ प्रीमियम, तो उसको वो पैसा मिल गया। जबकि फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस वगैरह में करेंगे, जनरल इंश्योरेंस कहते हैं हम इसको, तो इन तीनों इंश्योरेंस में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस। तो इसमें ये चीज़ लागू नहीं होती है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखे जा सकते। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी जाता है, क्योंकि इसमें पैसा ज़रूर मिलता है, चाहे सर्वाइव करें चाहे सर्वाइव ना करें, दोनों ही हालात में पैसा मिलेगा। लेकिन बाकी इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। बाकी के इंश्योरेंस भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम लाइफ इंश्योरेंस को कल कवर करते हैं। कितने टाइप के होते हैं लाइफ इंश्योरेंस, इसको कवर करेंगे कल हम। इसके एलिमेंट्स को कवर करेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के बाद छोटे से टॉपिक हैं फायर, मरीन और हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेंगे। एंड देन चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड पे हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स, आज ज़्यादा ही थकान हो गई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करना। थैंक यू।